जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर के लिए एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके एग्जाम को साथियों क्रैक करवाने के लिए काफी होगा। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से साथियों संपूर्ण रिवीजन करेंगे, जितने भी यानी कि जो भी आपका साथियों ऑफिशियल सिलेबस है, उस ऑफिशियल सिलेबस के माध्यम से साथियों क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप अपने एग्जाम को क्रैक करें तो इस पूरे मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को एकदम रट डालिए साथियों, पेपर आपका यहीं से फंसेगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए, भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण है यानी कि भारतीय प्रतीक पर जो सत्यमेव जयते हैं, ये कहां से लिया गया है। तो ये साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है साथियों क्वेश्चन। देखिए, वही क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आर्मी अग्निवीर के पेपर में आपसे साथियों पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो किस नदी पर हुआ था साथियों, दामोदर नदी पर हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, यहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना वो मैथ भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे। मैथ के वही साथियों 15 क्वेश्चंस देखेंगे, 15 क्वेश्चंस देखेंगे और रीजनिंग के साथियों एकदम टॉप लेवल के 5 क्वेश्चंस देखेंगे। और इन 15 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं पूरी मैथ को कंप्लीट करने की साथियों कोशिश करूंगा। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो सकता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो साथियों अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इल्तुतमिश आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश के साथ। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो ये तो चित्रकार से संबंधित है, क्या चित्रकारी से एक तरीके से ये संबंधित है। तो जैमिनी राय ने कला के चित्रकला क्षेत्र में साथियों नाम कमाया था। आंसर आपका सी के साथ। इनमें से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है साथियों, बताइए। देखिए, जब दक्षिण गंगा की अगर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन ये आपके लिए बन जाता है। गोदावरी नदी आप लोग ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है, बताइए। जो साथियों डेमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था साथियों, इसका क्या उद्देश्य है। काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, बिल्कुल साथियों के कितना काला धन है ये सामने आ सके, ये उद्देश्य था। नकली मुद्रा पर रोक लगाना भी एक उद्देश्य था और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना भी उद्देश्य था। तो कुल मिला के आंसर आपका जाएगा डी के साथ। ये सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण साथियों किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1949 को ही भारत के जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक करों का भुगतान करता है, बताइए। तो जो सेवा क्षेत्र है ना साथियों, सेवा क्षेत्र ये सबसे ज्यादा करों का भुगतान करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए, विधानसभा एवं कम से कम कितने विधान परिषद के वर्ष में अधिवेशन होने अनिवार्य है। क्या पूछा जा रहा है साथियों, लिखा हुआ यह है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। देखिए, पूछना यह चाहिए था कि जो विधान परिषद है और जो विधानसभा है, इसके वर्ष के अंत में कम से कम कितने अधिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो 2 अधिवेशन होना साथियों अनिवार्य है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष साथियों कौन है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो साथियों अगर वाकई में आप इस एग्जाम को, आर्मी अग्निवीर के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कुछ मॉडल पेपर दिए जाएंगे। ये तो वैसे पहला मॉडल पेपर है, इसके बाद साथियों कुछ मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे एग्जाम से पहले तक। साथियों मेरा मानना है अगर उन सभी मॉडल पेपर को आप क्रैक कर जाते हैं, एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और उन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, जो भी आपको प्रश्न दिए जाएं, सामान्य ज्ञान के या जो विज्ञान के क्वेश्चंस दिए जाएं या मैथ के जो क्वेश्चंस दिए जाएं या जो रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जाएं, और उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते
करते हैं तो ये समझ लीजिए एग्जाम में आपको कोई साथियों हरा नहीं पाएगा और एग्जाम में सब एक तरीके से बात करें सबको पछाड़ दिया जाएगा उन मॉडल पेपर के माध्यम से। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से साथियों लिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का साथियों नामांकन करते हैं ना, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं ये राष्ट्रपति, तो ये चीज कहां के संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद देखिए संविधान की व्याख्या कौन करता है बताइए, तो जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका यही साथियों संविधान की व्याख्या करती है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक है द रोड अहेड, इसके लेखक साथियों कौन है बताइए, तो बिल गेट्स की अगर बात करें, बिल गेट्स ही साथियों इसके लेखक हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे बिल गेट्स ही द रोड अहेड नाम की इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो लोसाने में साथियों इसका हेडक्वार्टर है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चेतना उतक के नाम से साथियों किस उतक को जाना जाता है बताइए, तो जो चेतना उतक के नाम से जाना जाने वाला उतक कौन सा है, तंत्रिका उतक है साथियों, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान साथियों कितना होता है, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का अगर पीएच मान पूछा जाए तो 7.0 आपको साथियों बताना है। क्या शुद्ध जल का पीएच मान साथियों क्या होता है, 7.0 होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें साथियों ये तो दूरी की इकाई है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है ये उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है, तो ये तो साथियों आगरा में है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है साथियों, तो कर्मा की अगर बात करिए सोनभद्र का साथियों एक तरीके से लोक नृत्य है। WWW के यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो आविष्कारक और प्रवर्तक साथियों ये एक ही व्यक्ति है। इसके क्या एक ही व्यक्ति है, तो क्या उनका नाम है, उनका नाम है साथियों टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली के ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो WWW के साथियों आविष्कारक कौन हो गए, टिम बर्नर्स ली हो जाए। पूछा जाए प्रवर्तक कौन है, तो तब भी आपको टिम बर्नर्स ली ही बताना है। उसके बाद देखिए वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर साथियों जो होता है ना वो एग्जॉस्फियर होता है। क्या होता है, एग्जॉस्फियर होता है। एग्जाम में साथियों क्वेश्चन ट्रेंड करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, तो पर्यावरण का अध्ययन साथियों क्यों आवश्यक है, प्रदूषण को रोकने के लिए। कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोक सकते हैं थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल साथियों प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल मानव की खुशहाली के लिए पर्यावरण को अध्ययन को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल साथियों, तो मुझे तो ये सारे के सारे सही लग रहे हैं, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वियतनाम की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है साथियों बताइए, तो वियतनाम की जब हम राजधानी की बात करते हैं तो हनोई है। अब हनोई साथियों एक तो ऑप्शन नंबर ए में है और एक ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन जब साथियों बात करते हैं वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो वियतनाम की मुद्रा साथियों डोंग है। तो इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा साथियों डोंग है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों किसने की थी बताइए, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन के द्वारा ही साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है वो कौन सी फसल होती है। देखिए अक्टूबर में बोई जाती है और लगभग अक्टूबर नवंबर में के आसपास साथियों बोई जाती है और अप्रैल के आसपास काट ली जाती है, तो ये तो रवि फसल की साथियों बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि देश का पहला राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो कहां की बात चल रही है साथियों, गुजरात की वडोदरा की बात चल रही है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक साथियों कौन थे, तो कौन थे, ये चगताई तुर्क थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, यानी कि जिसने अपने साथियों मेमोयर लिखे, वो कौन थे, उनका नाम था साथियों फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने संस्मरण लिखे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, तो अब साथियों यहाँ पर आपके रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग के आपके आना है 5 क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे एकदम टॉप लेवल के। उसके अलावा साथियों मैथ के आपके आना है 15 क्वेश्चन, तो मैथ के 15 क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं आपको ऐसे साथियों मैथ को समझाने की कोशिश करूंगा कि पूरी मैथ आपको एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाए और बिल्कुल शून्य से मैंने उठाया है और शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। इनमें से कौन सी आकृति चिकित्सक को, शिक्षक को और महिलाओं को इनके बीच संबंध को साथियों सही तरीके से दर्शाती है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें, मान लीजिए साथियों चिकित्सक आपके ये हो गए, क्या हो गए, ये आपके चिकित्सक हो गए और ये आपके शिक्षक हो गए। तो मैं ऐसे भी तो साथियों कर सकता हूं कि कुछ चिकित्सक जो है ना वो शिक्षक है, यानी कि इतने चिकित्सक जो है ना वो शिक्षक हैं और ये आपके क्या हो गए, ये आपके साथियों चिकित्सक हो गए और ये आपके क्या हो गए साथियों, ये आपके शिक्षक हो गए। तो मैं कह सकता हूं कुछ शिक्षक चिकित्सक हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक शिक्षक हो सकते हैं। बची महिलाएं, तो महिलाओं का साथियों मैं इस प्रकार से बना दूंगा, तो कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ऐसा डायग्राम साथियों आपको कहां पर नजर आ रहा है, ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, सुगंध का संबंध जैसे फूल से है, तो स्वाद का संबंध किससे होगा? नमक से होगा, मीठा से होगा, जल से होगा या भोजन से होगा? देखिए जैसे कि फूल में सुगंध आती है ना, वैसे ही भोजन में साथियों स्वाद आता है। तो फूल का संबंध जैसे सुगंध से है, वैसे ही भोजन का संबंध स्वाद से है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि 49 से यहां पर क्या हो गया है, 49 से 64 हो गया है, तो 144 से साथियों यहां पर क्या हो सकता है, 169, 289, 189 या 121, बताइए। देखिए यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है साथियों ये तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। उसके बाद एकदम जस्ट नंबर बाद 8 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 7 से 8 आ गया। तो उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों ये आपका 12 का स्क्वायर है, तो यहां पर 13 का स्क्वायर आ जाएगा और 13 का स्क्वायर होता है साथियों 169। तो क्या 169 ऑप्शन में है? तो बिल्कुल साथियों 169 है, 169 है ऑप्शन नंबर ए में और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिए रीजनिंग करने कभी भी बैठो तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए साथियों, लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ए की पोजीशन 1 पर होती है, बी की 2 पर होती है, सी की 3 पर होती है, डी की साथियों 4 पर होती है। उसी प्रकार ए की अगर बात करें 5 पर होती है साथियों और एफ की जो पोजीशन होती है ना वो 6 पर होती है। उसी प्रकार जी की साथियों 7 पर होती है। ऐसे ही साथियों जेड की अगर बात करें तो 26 पर होती है, वाई की बात करें तो 25 पर होती है और एक्स की बात करें तो 24 पर होती है। ये सारा आपको मालूम होना चाहिए। आपसे एस की पोजीशन पूछ ले तो आप बता दो 19, आपसे यू की पोजीशन पूछ ले तो आप बता दो 21, ओ की पोजीशन पूछ ले तो आप बता दो 15। ये सब आपको अगर मालूम है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोग साथियों कर सकते हो। देखिए यहां पर अगर बात करें, देखिए ये तो आपका 11 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 17 पर होता है, टी आपका जो होता है वो 20 पर होता है, एल आपका जो होता है ना वो 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, आर 18 पर होता है, यू 21 पर होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं ए 1 पर होता है, डी 4 पर होता है, जी 7 पर होता है, जे 10 पर होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां से 11 से 12 हुआ 1 बढ़ाया गया है, 14 से साथियों 15 हुआ 1 बढ़ाया गया है, 17 से साथियों 18 हुआ 1 बढ़ाया गया है, 20 से 21 हुआ 1 बढ़ाया गया है। तो इसमें भी एक 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 ही बढ़ेगा। जैसे कि ये ए है ना, तो अगला बी हो जाएगा, डी है ना 4 पर, तो साथियों डी के बाद क्या आता है, ई आता है, जी के बाद साथियों एच और जे के बाद साथियों के आता है। तो आपको क्या कहीं ऑप्शन में साथियों बीई एच के देखने को मिल रहा है, बीई एच के साथियों बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कुछ चीजें कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर कभी भी साथियों आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए कि सीधे हाथ पर मुड़िए, ठीक है ना, यानी कि सीधा नहीं कहा जाता है, आपसे कहा जाता है दाएं और बाएं का यूज किया जाता है। आपसे कहा जाए साथियों दाएं चलिए, तो आप कैसे चलोगे, आपको अपने सीधे हाथ पर मुड़ जाना है, पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। आपसे कहा जाए साथियों कि अपने बाएं ओर मुड़िए, तो कैसे आपको मुड़ना है, अपने उल्टे हाथ पर आपको मुड़ जाना है। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हुए, आपको नहीं पता है कि पूरब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो आपको साथियों ये मानना है कि पूरब हमेशा, मान लीजिए आप अगर ये बैठे हैं तो उत्तर ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा,
नीचे की तरफ अगर बात करते हैं साथियों तो आपका नीचे की तरफ दक्षिण होगा, इधर की तरफ आपका साथियों पूर्व होगा और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगी। ये दो बातें आपको और ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। कहा जा रहा है कि आलोक ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर की तरफ की। मैंने कहा था ना आप यहां पर है, मान लीजिए आप यहां पर है, बिल्कुल उत्तर की तरफ की ना, तो ऊपर की तरफ चलना है आपको। तो ऊपर की तरफ कितना बताया गया है साथियों, 6 किलोमीटर बताया गया है। आपने उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर यात्रा तय कर ली। उसके बाद कहा जा रहा है आपको बाएं मुड़ना है, यानी कि मान लीजिए आप जब इधर जा रहे हैं तो आपको बाएं मुड़ना है और बायां होता है उल्टा हाथ। तो आप साथियों बाएं मुड़ गए, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गए और आपने 4 किलोमीटर यात्रा तय कर ली। और फिर पुनः मतलब दोबारा से आपको बाएं मुड़ना है। तो दोबारा से जब आप इधर जा रहे हैं बाएं मुड़ना है तो इधर ही तो चलेंगे और इधर चलकर कितनी दूरी तय करना है, 6 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो 6 किलोमीटर तय कर ली। उसके बाद साथियों तद अनुसार यानी कि उसके बाद अपने प्रस्थान बिंदु से आलोक कितनी दूर है। प्रस्थान बिंदु क्या, जहां से आप चले थे, आप यहां से चले थे और यहां पर पहुंच चुके। तो कह रहे कि जहां से चले थे वहां से अब कितनी दूर है आप, यानी कि ये दूरी आपसे साथियों कुल मिला के पूछी जा रही है। तो जब ये दूरी 4 है तो ये भी दूरी साथियों 4 किलोमीटर होगी। तो आलोक कितनी दूर पहुंच गया है साथियों, अपने प्रस्थान बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पहुंच गया है। तो राइट आंसर आपका साथियों 4 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों 31 से लेकर 35 तक तो आपने मैथ के क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिए। अब आप 36 से लेकर साथियों 50 तक एकदम मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आर्मी के एग्जाम में साथियों, आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लास आपको बिल्कुल साथियों बोरिंग नहीं लगना चाहिए और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम पेड कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जिन इसलिए कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है साथियों, दिक्कत जिनको लगती है, जो गरीब बच्चा एक तरीके से नहीं वो पेड क्लासेस ले सकता है, तो उनके लिए एक ऐसा कंटेंट दिया जाए जिसको पढ़कर एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो सके। ऐसी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर सेकंड में कितनी होगी। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या यहां पर तो ये पूछा गया है कि मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की बात की गई, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड में अगर कभी भी साथियों किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो और कहा जाए मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो उस नंबर को साथियों 5/18 से गुणा कर दो। क्या, जैसे कि 75 को 5/18 से आप गुणा कर दोगे, ये जो निकलेगा ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद वो मीटर सेकंड में साथियों निकलेगा। तो एक बार कैलकुलेट करा लीजिए। 3 से अगर बात करें तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 से फिर कट करें, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। तो 5 की 5 से गुणा कराओ 25 आ जाएगा, बटे में 2 है तो 2 आ जाएगा। इसको कट करोगे 12.5 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए साथियों, दूसरा पहलू भी इसका देख लीजिए। देखिए अगर यहां पर होता मीटर प्रति सेकंड और आपसे कहा जाता है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं, हम यही नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, सॉरी इसको हाँ किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो हमने इसको किया था 5/18, यानी कि जब किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होगा और मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड दे रखा होगा, किलोमीटर प्रति घंटे से हमें बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करना होगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। अब है 125/50 है। अगर बात करते 5 कम 5 और यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 हो जाएगा। अब अगर उसके बाद अगर बात करें 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे साथियों ये 9 हो जाएगा और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया साथियों। देखिए वही आ गया ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए और आ ही जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी। देखिए सबसे पहले अगर वृत्त की बात करें ना, वृत्त क्या होता है, वृत्त साथियों ये आपका ये वृत्त है। आपको दो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर साथियों त्रिज्या कहे, क्या अगर साथियों कहे त्रिज्या, त्रिज्या तो त्रिज्या जो होगी ना वो मिडिल से यहां तक होगी, ये त्रिज्या इसको कहते हैं। लेकिन जब अगर हम लोग बात करते हैं वृत्त के व्यास की, तो व्यास जो होता है ना, व्यास साथियों वो व्यास ये पूरा होता है यहां से यहां तक, यानी कि ये आपकी त्रिज्या है और ये आपका व्यास है।
दो बातें आपको क्लियर हो गई। उसकी परिधि बताइए, परिधि का मतलब है साथियों कि यहां से अगर चला जाए, यहां से अगर चला जाए तो इसकी ये दूरी कितनी है, ये पूरे गोले की दूरी कितनी है, इसको कहते हैं परिधि। तो परिधि बराबर साथियों जो होता है ना, परिधि बराबर, परिधि का सूत्र जो होता है ना, वो पता क्या होता है, वो 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। अच्छा, त्रिज्या को ही हम एक तरीके से बोलते हैं आर। आर किसे बोलते हैं, त्रिज्या को ही आर बोलते हैं। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये व्यास है ना, व्यास, इसको व्यास बोलेंगे, और इसकी लंबाई हमें पता है 49 है। तो जब इसकी लंबाई 49 है तो इसकी लंबाई 49 की आधी ही तो हो जाएगी, यानी कि 49 की आधी बोले तो 49/2 ही तो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। दो, अब परिधि आपको ज्ञात करना है, परिधि पूछा है तो 2 जैसे लिखा है वैसे लिख दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये बच्चा बच्चा जानता है, और आर की वैल्यू यहां पर हमें पता है, यानी कि त्रिज्या हमें पता है 49/2 है, तो 49/2 लिख ली। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 7 से 7 सत्ते 49 हो गया, तो 22 की गुणा साथियों 7 से करिए और वो आपकी परिधि हो जाएगी। 22 की गुणा 7 से, 7 दूना 14 हो जाएगा, और एक हासिल का लग जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, यानी कि 154 मीटर आपका परिधि निकल आएगी साथियों। किसकी, वृत्त की परिधि 154 मीटर निकल आएगी, और यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 3 संख्याएं हैं, 1:3, 1:2:3, इसके अनुपात में एक संख्या है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, HCF कितना है, 12 है। तो ये संख्याएं क्या होगी। देखिए कभी भी आपको प्रश्न में अगर किसी संख्या का अनुपात दे रखा हो, ठीक है ना, और आपको दे रखा हो साथियों महत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा दे रखा हो, अगर ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, मान लीजिए अनुपात 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, और प्रश्न में साथियों क्या दे रखा है, 12 HCF दे रखा है, तो आपको वो तीनों संख्याओं का अनुपात, तीनों संख्याएं पूछ रहे हैं, मान लीजिए A, B और C, ये तीनों संख्याएं हैं। तो जब आप मासा की गुणा पहले अनुपात से कराओगे तो क्या आएगा, वो पहली संख्या आ जाएगी, यानी कि 12 एकम 12 आ जाएगी। जब आप मासा की गुणा दूसरे अनुपात से कराओगे तो वो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 12 दूना 24 हो जाएगी। जब आप मासा की गुणा तीसरे अनुपात से कराओगे तो वो तीसरी संख्या आ जाएगी, यानी कि 12 3 36 हो जाएगी। तो अगर बात करें वो संख्याएं क्या होंगी साथियों, 12 24 36 वो संख्याएं हो जाएंगी। और ये कौन से ऑप्शन में है साथियों, ये ऑप्शन नंबर C वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहां पर साथियों सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंप्लीफिकेशन का देखिए, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा ना, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर का ब्रैकेट साथियों आपको ये नजर आ रहा होगा ना, सबसे अंदर का ब्रैकेट ये नजर आ रहा होगा। तो 13 की भाग 3 से बोले तो 13/3 ऐसे तो लिखा जाएगा, माइनस लगा लो, 1/3 है तो इस तरीके से लिखोगे। और कभी भी साथियों ऐसे लिखा हो, बटे में ऊपर कुछ नंबर लिखे हो, तो अगर नीचे सेम नंबर देखना ना, तो वो साथियों एक बार लिख दिया जाता है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 13-1 आ जाएगी, 13-1 आ जाएगा। 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेगा, और नीचे 3 आ जाएगा। इसको कट करोगे, 3 एकम 3, 3 चौक आपका 12 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे की जगह पर साथियों क्या मिला, हमें 4 मिला। क्या मिला साथियों, फिर से मैं लिख देता हूं साथियों, इस पूरे की जगह को कैलकुलेट करके हमें क्या मिला, 4 मिला। अब देखिए, अब हम इसको देखिए, सबसे पहले हमने ये अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, अब हम ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को, ठीक है। तो 5/4 लिखा हुआ, इसका मतलब होता है 5/4 माइनस 1 अब यहां पर तो इसकी जगह पे 4 आया, तो 1/4 आ जाएगा। अब फिर से वही चीज आ गई साथियों, नीचे नीचे सेम नंबर है, तो एक बार उतार लेंगे, ऊपर क्या 5-1, बिल्कुल 5-1। अब ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो साथियों यहां पर 1 आ जाएगा। यानी कि अब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं साथियों, इस पूरे को कैलकुलेट करके क्या आया है, 1 आया है, इस पूरे को कैलकुलेट करके। अब हम साथियों ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। अब 1 और इसकी जगह पे 1 आया है, तो 1/1 ये हो जाएगा। अब ये प्लस लगाए तो प्लस लगा लीजिए, 1 लगाए तो 1 लिख दीजिए। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा साथियों, 1 + 1, नीचे की 1 जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 2 होता तो वैल्यू होती, तो 1 कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, और 2 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर A है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत होगी। देखिए, अगर किसी भी चीज की कीमत सबसे पहले, या किसी भी चीज की कीमत सबसे पहले 20% बढ़ाई जाती है, उसके बाद 30% बढ़ाई जाती है, मतलब 2 लगातार बार बढ़ाई जाती है, तो इसका जो सूत्र होता है ना साथियों, वो x + y +
x इंटू वाई अपॉन 100 होता है। x क्या है पहला प्रतिशत, y क्या है दूसरा प्रतिशत। तो कैलकुलेट बहुत आराम से साथियों हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 10 प्लस 30 गुणा 10 बटे क्या आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, कट हो जाएंगे। 30 और 10 साथियों 40 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 43% कुल प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए 300 ग्राम के विलियन में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि विलियन में चीनी 50% हो जाए। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप ये मालूम कर लीजिए कि 300 ग्राम अगर मान लीजिए विलियन है तो इसमें चीनी है और इसमें जल होगा। इसमें दो चीजें होंगी, इसमें चीनी होगी, इसमें जल होगी। तो जब चीनी 40% है तो मैं कहूंगा कितनी चीनी है 300 ग्राम में, तो 300 का जरा 40% में निकाल कर देखूं क्या आता है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 आपका 12 आ जाएगा, यानी कि जीरो लग जाएगा। यानी कि 120 ग्राम क्या हो जाएगा साथियों, 120 ग्राम आपका चीनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 120 ग्राम आपका चीनी हो जाएगी। चलिए भाई चीनी हो गई। अगर देखिए अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या अगर बात करें तो जब चीनी 120 ग्राम हो जाएगी तो 180 ग्राम क्या बचेगा, जल बचेगा, क्योंकि टोटल 300 ग्राम है ना। तो देखिए चीनी 120 ग्राम है, जल 180 ग्राम है। कहा जा रहा है कि इसमें चीनी और मिलाई जाए, चीनी और कितनी मिलाई जाए, तो मैं कहूंगा इसमें एक चीनी और मिला दी जाए ताकि विलियन में चीनी का प्रतिशत क्या हो जाए, चीनी का प्रतिशत 50% हो जाए, तो जल का प्रतिशत भी 50% हो जाए, क्योंकि ये दोनों 100% होने चाहिए ना। अगर कहता कि चीनी का प्रतिशत 40% हो जाए तो यहां पर मैं 60% लिख रखता। चलिए खैर, अब इस एक्स को कमान निकाल लीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। इस 1 की गुणा 120 प्लस x से होगी तो 120 प्लस x बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। 180 की गुणा इससे होगी तो 180 वैसा ही आ जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए क्या है यहाँ पर x बराबर 180, अब ये बराबर के उधर 120 ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये आपका माइनस का हो गया। तो अब x बराबर 180 माइनस 120, तो 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 60 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि 60 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 ग्राम चीनी अगर और मिलाई जाए ताकि विलियन 50% हो जाएगा, तो 60 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों में अनुपात, यानी कि एक स्कूटर की कीमत अगर 90 है तो एक मोपेड की कीमत 50 है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 9:5 लिख दिया। ठीक है ना, जरूरी नहीं 90 और 50 ही हो सकता हो, 9000 5000 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुपात आपका यही होगा। यदि एक स्कूटर के मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, स्कूटर का मूल्य बताया गया है और मोपेड का मूल्य बताया गया। स्कूटर का मूल्य बताया गया अगर 9x है तो मोपेड का मूल्य साथियों 5x होगा। ठीक है ना, यहां पर मोपेड का मूल्य पूछा गया, यानी कि 5x की आपसे वैल्यू पूछी गई है कुल मिला के, तो x हमें ज्ञात करना होगा। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक स्कूटर के मूल्य जो है ना वो मोपेड के मूल्य से 4200 रुपए अधिक है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो 4x अधिक है, यानी कि जो मोपेड का मूल्य है ना, ठीक है, ये स्कूटर का कितना मूल्य अधिक है, 4x ही तो अधिक है। तो 4x की वैल्यू जो दे रखी है प्रश्न में वो 4200 दे रखी है, तो x की वैल्यू साथियों क्या दे रखी होगी, 42/4 दे रखी होगी। इसको अगर कट करोगे 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर जीरो लग जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल आती है। अब अगर बात करें जीरो क्यों लगाया, देखिए 4 को कट किया, उसके बाद एकदम से 2 नंबर मैंने कट कर दिए। तो कभी भी ऐसी कंडीशन है 2 नंबर कट करना हो एकदम से 1 नंबर के बाद, तो उससे पहले जीरो लगाया जाता है। अब मोपेड का मूल्य आपसे पूछा था, मोपेड का मूल्य तो 5x है और x की वैल्यू आपको पता है, तो 5x बोले तो 5 गुणा 1050 साथियों आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको एक बार कैलकुलेट आप करा लो, तो 105 की गुणा साथियों 5 से करा लेते हैं, 5 एकम 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, जीरो लगा था तो जीरो लगा दिया, यानी कि 5250 साथियों मोपेड का मूल्य हो जाएगा। 5250 आपको ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है,
यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपने साथियों कोई वस्तु किसी दुकान से खरीदी या कहीं से भी खरीदी, अगर आपने 25 रुपए की खरीदी तो क्रय मूल्य क्या कहलाएगा, 25 रुपए कहलाएगा। यानी कि जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है उस मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। अब आपने वो चीज साथियों मान लीजिए 30 रुपए में बेच दी तो वो मूल्य क्या कहलाया जाता है, वो मूल्य विक्रय मूल्य कहलाया जाता है ना। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। खरीदने को यानी कि जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य कहलाया जाता है, बेचने को साथियों विक्रय कहा जाता है। और अंकित मूल्य क्या था, मान लीजिए साथियों किसी पर किसी भी चीज पर 100 रुपए अंकित मूल्य है, प्रिंट रेट क्या है 100 रुपए है, लेकिन वो चीज 90 रुपए में भी आपको मिल सकती है, 85 रुपए में भी आपको मिल सकती है। ठीक है ना, तो 100 रुपए में कुछ छूट दी गई होगी तभी तो आपको 90 रुपए की मिली है। तो छूट यहां पर कितनी दी गई है साथियों, 10% की छूट दी गई है, तब आपको 90 रुपए में वो चीज मिली है। तो इतनी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर क्या कहा गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की वो वस्तु लाया था और 25% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि वो 125 उस पर प्रिंट करवा देता है। उसके बाद कहा गया कि यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यानी कि इस पर 125 पर 4% की छूट देता है, तो पहली बात मुझे यह निकालना है कि वो जब 4% की छूट देता है ना तो वो कितने रुपए की बिकती है, 115 की बिकती है, 120 की बिकती है, 122 की बिकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें 125 का 4% हम देख लेते हैं आखिर होता कितना है। 4 एकम 4, 4 दूना साथियों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब 125 रुपए पर 4% की छूट दी जाती है तो 5 रुपए साथियों कम हो जाते हैं, और जब 5 रुपए कम होते हैं तो वो वस्तु कितने रुपए की हो जाती है, 120 रुपए की हो जाती है। अब देखिए 100 रुपए की वो भी चीज थी, 25% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि 125 उस पर लिखा और उस पर 4% की छूट दी तो 120 रुपए की साथियों अब वो बेच रहा है। तो उसका लाभ कितना होगा, 100 रुपए की तो वो वस्तु लाया था, 120 रुपए की बेच रहा है, तो साफ साफ साथियों लाभ जो आपके सामने है, लाभ आपके सामने है जो वो 20% का लाभ है साथियों। ठीक है ना, 100 की लाए थे 120 की बेच दी तो 20% का लाभ है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो पहली संख्या क्या होगी, मैं आपको पहली संख्या भी बता दूंगा, दूसरी संख्या भी बता दूंगा, तीसरी संख्या भी बता दूंगा। अगर बात करें उन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 392। देखिए पहली संख्या मान लेते हैं साथियों, पहली संख्या का अनुपात ये है और दूसरी संख्या के ये है। उसके बाद साथियों दूसरी संख्या का अनुपात 5 है और फिर तीसरी संख्या का 8 है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब इनको साथियों इन तीनों संख्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको ज्ञात करना है। तो उल्टा एन बना दो इस प्रकार से साथियों, यानी कि 2 की 5 से गुणा कराओगे तो पहली संख्या का अनुपात मिल जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10, 10 ये पहली संख्या हो गई। 5 की 3 से गुणा कराओगे 15, 15 दूसरी संख्या हो गई। 3 की 8 से गुणा कराओगे 24, 24 तीसरी संख्या हो गई। तो कुल मिला के तीनों संख्याओं का हमें अनुपात पता चल गया। अच्छा अब यहां पर एक चीज कही गई है कि इन तीनों संख्याओं को अगर योगफल करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 392 आएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दें तो योगफल कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। यानी कि 10x + 15x + 24x को जोड़ते हैं ना तो 392 आता है। तो जरा जोड़कर बताओ, 10 और 15 25, 25 और ये आपका 49 हो जाएगा, यानी कि 49x बराबर कितना है साथियों, 392 है। तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 392/49 हो जाएगा। अगर 7 से इसको कट करें 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, ये 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा। अब 7 से 56 को कट करें, 7 कम 7 7 8 आपका 56 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो मान निकलेगा वो 8 निकलेगा। अब अगर बात करें देखिए ये है 10x, ठीक है ना, ये था 15x, ठीक है, ये था आपका 24x। अगर आपको पहली संख्या चाहिए है तो 10x है ना, और x का मान 8 है, तो 10 की गुणा 8 से करा दोगे साथियों क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये आपकी साथियों पहली संख्या हो जाएगी। और 80 साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो यही आपका सही जवाब है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता है कि दूसरी संख्या बताइए तो 15 की गुणा 8 से कर देते,
तीसरी संख्या पूछी जाती है तो 24 की गुणा 8 से कर देते। बहुत आसान तरीके से साथियों इन सवालों को मैं आपको समझा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करना तो साथियों एक तरीके से तय है। और अगर बात करें साथियों वीडियो आपको वाकई में पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो आपको कमेंट है ना, कमेंट में आप इस वीडियो के बारे में लिख देंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तब भी आप बता देंगे, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही, वीडियो पसंद आई है, तो प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए इस प्रकार के और भी मैं मॉडल पेपर आपके लिए लाऊंगा अगर आप इस वीडियो को साथियों एकदम बहुत अच्छे तरीके से अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को साथियों अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, हर जगह साथियों इसको शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मालूम पड़ता है कि आप लोग इसको शेयर कर रहे हैं। चलिए किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। देखिए सबसे पहले वो संख्या मान लीजिए x है। अच्छा अब एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ किसी संख्या का 25%, तो इस का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। अब जैसे लिखा हुआ है किसी संख्या का 25% का 40%, तो 25% का 40% का मतलब है यहाँ इसका मतलब भी साथियों गुणा हो जाएगा। तो मान लीजिए वो संख्या x है और इस संख्या का 25% यानी कि गुणा 25% बोले तो अगर 25% है तो 25/100 हो जाएगा। फिर का लिखा हुआ है फिर साथियों गुणा हो जाएगा। 40% लिखा है तो 40/100 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये साथियों क्या है, ये 80 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब वो संख्या आपको निकालना है, यानी कि x का मान आपको निकालना है और फिर x का 60% आपको बता देना है कितना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 चौक आपके 100 हो जाएंगे। 4 की अगर बात करें तो ये इससे कट हो जाएगा। इस 0 की अगर बात करें 0 इससे कट हो जाएगा। अब कुल मिला के यहाँ पर एक 0 बचा यानी कि 10 बचा है। 10 की गुणा जब 80 से होगी तो 800 आ जाएगा। यानी कि साथियों x का मान कितना निकल कर आएगा, 800 निकल कर आएगा। यानी कि वो संख्या कितनी निकल कर आएगी, वो संख्या 800 निकल कर आएगी। तो अब पूछा यह जा रहा था कि 800 का 60% कितना होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। 800 का 60% कितना होता है, देख लीजिए साथियों। 2 0 से 2 0 कट गए। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 और एक 0 लग जाएगा। तो कुल मिला के 480 साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए दो संख्या मान लीजिए साथियों, एक संख्या x मान लेते हैं और एक संख्या y मान लेते हैं, यानी कि इनका योगफल x और y का योगफल जो है ना क्या बताया गया है, 8 है। और उन्हीं संख्या का गुणनफल यानी कि गुणा, उन संख्याओं की गुणा कर दोगे तो 15 आ जाएगा। ये दो चीजें साथियों प्रश्न में दी गई है। अच्छा व्युत्क्रम का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं x का व्युत्क्रम मुझे बताइए तो 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं y का व्युत्क्रम बताइए तो 1/y हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं 5 का व्युत्क्रम बताइए तो 1/5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको साथियों समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते साथियों प्रश्न की तरफ। उनके व्युत्क्रमों का यानी कि x का व्युत्क्रम और y का व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो x का व्युत्क्रम ये हो जाएगा, y का व्युत्क्रम ये हो जाएगा। दोनों का योगफल पूछा है तो दोनों का योगफल ये हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करें ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई साथियों करो। y की गुणा एक से करोगे तो y आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आ जाएगा, x की गुणा 1 से करोगे तो x आ जाएगा। और नीचे की नीचे गुणा हो जाएगी, x की y से गुणा होगी तो x गुणा y आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साथियों, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो अब अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको बताएं इसका मान क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अरे भाई इसका तो मान पता है। अब यहां पर अगर बात करें, आपको x प्लस वाई का मान पता है, बिल्कुल पता है। आपको एक्स वाई का मान पता है, बिल्कुल पता है। तो यही तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा 8/15 और ये ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 5x प्लस 3y 5x माइनस वाई किसके बराबर होगा। यानी कि x जहां पर आए तो वहां पर 2 लिख देना, y जहां पर आए वहां पर 5 लिख देना। इसका मतलब ये है। तो साथियों 5x है ना, तो 2 x का मान क्या, x तो 2 है, ठीक है। तो 5 गुणा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 3y है यानी कि 3 गुणा y हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। 5x है तो 5 गुणा 2 हो जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा। माइनस अगर बात करें साथियों 3 गुणा 5 हो जाएगा। इतनी बात आपको साथियों समझ में आना चाहिए। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 5 दूना 10 प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं 5 दूना 10 माइनस 15 हो जाएगा।
अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए ये तो आपका 25 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों जो हो जाएगा ना वो माइनस का एक तरीके से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, माइनस का एक तरीके से 5 हो जाएगा। तो अब अगर बात करें 25 25 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस का एक तरीके से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 5 यहाँ पर आएगा। तो माइनस का 5 साथियों दे रखा है, माइनस का 5 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु। अब शंकु की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 2√3 है सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई साथियों आपसे पूछी जा रही। देखिए अगर बात करें शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो पूछी जा रही है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं साथियों। अंडर रूट में h स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। आर क्या है, आर त्रिज्या है, एच क्या है, एच ऊंचाई है। देखिए ऊंचाई भी आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है और व्यास भी आपको दे रखा है। व्यास का आधा त्रिज्या होती है, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यास जितना अगर दे रखा है और त्रिज्या आपको मालूम करना है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, बात मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर आर क्या हो जाएगी, आर तो 2 हो जाएगी, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगी। और एच क्या दे रखा है, एच 2√3 दे रखा है, तो 2√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा साथियों, कुल मिला के प्लस आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात देखिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहां पर अंडर रूट में से साथियों ये तो 4 हो जाएगा, गुणा ये आपका 3 निकल आएगा, प्लस ये आपका 4 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर ही साथियों 12 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर ही आपका 16 हो जाएगा। और जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर, तो अगला स्टेप जो होता है साथियों वो संख्या हो जाती है जिसका ये स्क्वायर है। तो 4 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन साथियों अगर बात करें यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 50वें नंबर का ये प्रश्न है, बताइए कि शांत जल में एक नाव की चाल जो है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि मान लीजिए अगर नदी है, कोई नदी है, उसमें पानी का बहाव नहीं चल रहा है, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ है, तो अगर आप नाव चलाते हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाते हो। लेकिन जब धारा के प्रतिकूल नाव चलाते हो तो क्या करते हो, तो 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हो। अच्छा देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना। यहां पर पूछा गया है कि धारा की चाल क्या होगी। देखिए जब नाव की चाल दे रखी है, ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल की अगर साथियों बात करते हैं तो चला जाए तो क्या होगा साथ। देखिए यहां पर अगर बात करें धारा के 6 घंटे में, तो 6 घंटे में दूरी कितनी तय करता है, 45 किलोमीटर। तो यहां पर भी अब हमें चाल देख लेना होगा, क्या होगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बचेगा जा, और 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों अगर शांत जल में वो जाता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन वो अगर धारा के प्रतिकूल जाता है तो वो साथियों 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यह मैं कह सकता हूं। यानी कि जब अगर उधर से धारा की तरफ से एक तरीके से शांत जल में वो जा रहा है तो 10 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब अगर वो उस दिशा में जा रहा है जिधर से पानी बह रहा है, जिधर से पानी का भाव आ रहा है वो उसके अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो साथियों उसकी चाल जो होती है वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। तो धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल जो होगी साथियों साफ साफ नजर आ रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि इनका डिफरेंस ही तो होगी। तो कुल मिला के जो धारा की चाल होगी वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आर्मी अग्निवीर के लिए 50 टॉप लेवल के एकदम आपने क्वेश्चंस देखे, यहाँ पर आपने सब सब्जेक्ट देखे। विज्ञान के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से साथियों कम रह गए, लेकिन अगले मॉडल पेपर में मैं साइंस के भी साथियों क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, जैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में एक बार अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगली क्लास में आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों लाने की कोशिश करूँगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।